Myself Keshav Kumar Vaishnav, Extension Lecturer, Government College for Women, Faridabad. So today's topic is physical features of North America, and it is from the subject of Geography of Tourism, BTTM. So this is the map of North America. एंड इस मैप में जो भी मेन फिजिकल फीचर्स हैं, किसी भी कॉन्टिनेंट के फिजिकल फीचर्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, तो मेन जो फिजिकल फीचर्स हैं उनमें माउंटेन रेंजेस है, लेक्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, डेजर्ट है. तो ये सारे जो भी फीचर्स हैं लैंड मास के, वो हम फिजिकल फीचर्स के बारे में जानते हैं. नॉर्थ अमेरिका को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंट होता क्या है. द कॉन्टिनेंट आर द planets large continuous landmass. These landmasses and their major landforms such as the plains, plateaus and mountains ranges have a high degree of permanence. The continents are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. We have these 7 continents. कॉन्टिनेंट जिनको हम हिंदी में महाद्वीप कहते हैं, तो महाद्वीप एक बहुत बड़ा भूभाग होता है और इस भूभाग में मेनली प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन रेंजेस, ये सारी फीचर्स होते हैं. वैसे हम देखें तो एक आइलैंड भी एक लैंडमास होता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइलैंड एंड द कॉन्टिनेंट? सो बेसिक डिफरेंस इज द एरिया. सो जो कॉन्टिनेंट है उसका एरिया किसी भी द्वीप से या आइलैंड से बहुत बहुत ज़्यादा होता है, और हमने हमारी जो भी प्लानेट है उस पे इन लार्ज लैंड मासेज है उनको 7 नाम से जाना जाता है. उनको हमने कुछ नाम दिए हैं. उनमें है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. सो आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में. नॉर्थ अमेरिका इज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन एरिया. अगर एरिया की हम बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है इन 7 महाद्वीपों में से, और टोटली ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है. हेमिस्फीयर क्या है कि हम अगर हमारी जो अर्थ है उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करें तो ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर है. सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो इक्वेटर के ऊपर का जो हिस्सा है हमारी अर्थ का या हमारे प्लानेट का, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और नीचे का जो हिस्सा है इक्वेटर से उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. इसी तरीके से अगर ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया जाए तो ग्रीनविच जो है 0 डिग्री लाइन है हमारी लॉन्गिट्यूड, उससे लेफ्ट अगर हम मैप को देख रहे हैं तो हमारे लेफ्ट का जो हिस्सा है या वेस्ट की साइड है उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और उस ग्रीनविच लाइन से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन से जो पार्ट अगर मैप को हम देख रहे हैं तो राइट हैंड में उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. सो अगर वर्ल्ड मैप में हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है. और जो नॉर्थ अमेरिका है उसको वर्ल्ड मैप में हम देखें तो इसकी बॉर्डर्स लगती हैं आर्कटिक ओशियन से. नॉर्थ में हम देखें तो आर्कटिक ओशियन, ईस्ट में अगर हम देखें तो एटलांटिक ओशियन है, साउथ ईस्ट और में है साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन सी, और साउथ में है इसके पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन दैट इज द बिगेस्ट और वी कैन से लार्जेस्ट ओशियन इन आवर प्लानेट. अमेरिका को स्टडी के हिसाब से या फिजिकल फीचर्स को कैटेगराइज करें तो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वन इज द माउंटेनियस वेस्ट,
ग्रेट प्लेन्स, कैनेडियन शील्ड, वेरिड ईस्टर्न रीजन एंड कैरेबियन। सो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, जो कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, माउंटेनियस वेस्ट, मतलब अगर आप मैप में अगर आप देखें, सो जो भी आपको मैप में दिख रहा है इसका वेस्ट पार्ट है, ग्रीन कलर में है जहाँ रॉकी माउंटेन लिखा हुआ है, तो ये पूरा माउंटेनियस पार्ट है, ये माउंटेन रेंजेस है। और इन्हीं माउंटेन रेंजेस में से एक है रॉकी माउंटेन, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। ये नॉर्थ से शुरू होके या नॉर्थ वेस्ट से शुरू होके और साउथ की तरफ स्ट्रेच करती है, बढ़ती हुई है। रॉकी माउंटेन है, सियरा माद्रे हैं, ये सारे वेस्टर्न पार्ट में है, माउंटेन रेंजेस हैं। ये वैसे हम देखें तो कोलेडेरा को फॉर्म करती हैं। कोलेडेरा क्या है? दैट इज द सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस। सो जो भी ग्रीन में हमें इस मैप में दिखाई दे रहा है वेस्ट में, सो ये पूरा माउंटेनियस पार्ट है, अलास्का से लेके नीचे मैक्सिको तक, ये पूरी माउंटेन रेंजेस हैं। इनमें से दो माउंटेन रेंजेस बड़ी फेमस है। पहली माउंटेन रेंज है रॉकी माउंटेन, दैट इज द यंग माउंटेन्स। अगर हम हिमालय की बात करें, सो दैट इज ऑल्सो द यंग माउंटेन। इसी तरीके से रॉकी माउंटेन भी यंगेस्ट माउंटेन्स में से एक है एज के हिसाब से। Most familiar of these mountains are probably the Rockies, North America's largest chain. The Rockies stretch from the province of British Columbia in Canada. कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से लेके यूएस स्टेट को, या यूएस स्टेट का जो लास्ट पार्ट है न्यू मैक्सिको, तो वहां तक ये स्ट्रेच करता है। द रॉकी माउंटेन्स आर द पार्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस नोन एज द कॉर्डिलेराज। कॉर्डिलेराज क्या है? पैरेलल माउंटेन सीरीज है, जिसमें रॉकी माउंटेन, सियरा दे माद्रे, इस तरीके से कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल लंबाई में है। सो इनको हम कॉर्डिलेराज बोलते हैं, और उनमें से ही है रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन के बाद में है सियरा माद्रे माउंटेन सिस्टम, दैट इज ऑल्सो द famous or the prominent mountain system of North America. Sierra Madre stays from the southwestern United States का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहां से लेके होंडुरास तक, बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के, सो ये वहां तक फैला हुआ है। सियरा माद्रे इंक्लूड मेनी हाई वोल्केनोज। सियरा माद्रे वोल्केनोज के लिए फेमस है और कई सारे इसमें वोल्केनो जो हैं, और ये मैक्सिको के साउथ सिटीज जो कि गोंडालजरा एंड मैक्सिको सिटी है, तो उसको कवर करती है सियरा माद्रेज। इन वोल्केनिक माउंटेन्स में है ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा आर ऑल्सो द कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉर्डिलेरास। Volcanic eruption and earthquake occur frequently in this region. Volcanic activity can destroy towns and cities. It also contributes to the rich, fertile soil of the region. So यहाँ दो चीजें volcanic eruption के बारे में कही गई है। पहला तो बहुत ज्यादा earthquake आते हैं इस एरिया में, frequently आते हैं। दूसरा है इस इरप्शन की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल है। सो एक इसका प्लस पॉइंट है, एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि इन इरप्शंस की वजह से यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है। दूसरा जो भी वेस्टर्न पार्ट है कनाडा का, तो यहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। और नॉर्थ अमेरिका के 3 मेजर डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट रीजन्स हैं, वो भी इस एरिया में या वेस्टर्न पार्ट में माउंटेन रेंजेस में ही आते हैं। सोनोरान, मोजावे एंड
चिहुआहोन, दीज आर द 3 डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका के साउथ वेस्ट एंड नॉर्दर्न मैक्सिको में है। These large deserts are located in the rain shadows of nearby mountains. The mountains block precipitation and accelerate the movement of hot dry wind over these regions. So ये डेजर्ट किस वजह से हैं? इन माउंटेन रेंजेस में डेजर्ट है क्योंकि जो रेन शेडो एरियाज हैं इन माउंटेन्स का, रेन शेडो एरियाज क्या है? माउंटेन का वो हिस्सा या माउंटेन की तलहटी का वो हिस्सा जहां बारिश बहुत कम होती है, और उसका बारिश कम होने का कारण क्या है कि जो विंड है जो मानसून लेके आती है, तो वो जिस डायरेक्शन से आ रही है उस डायरेक्शन से माउंटेन से टकराने के बाद में उस हिस्से में बहुत अच्छी बारिश करती है। लेकिन माउंटेन का जो दूसरा हिस्सा है बिल्कुल अपोजिट, उस अपोजिट हिस्से में ये मानसून विंड है वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से, क्योंकि जो ज्यादातर जो उनका जो बारिश है वो कर चुकी होती है उस हिस्से में जो कि बिल्कुल फ्रंट में है उन विंड के, लेकिन दूसरा हिस्सा क्या है, सूखा रह जाता है, ड्राई रह जाता है, क्योंकि ये जो मानसून विंड है वो उस रीजन तक नहीं पहुंच पाती। तो यही कारण है कि इन माउंटेन्स में प्रेसिपिटेशन अच्छी होती है, लेकिन कुछ ऐसे रेन शेडो एरियाज हैं जहां प्रॉपर या सही मात्रा में बारिश नहीं होने की वजह से ये डेजर्ट बनते हैं एंड हॉट ड्राई विंड्स इस पूरे रीजन में रहती हैं। सो दैट इज द पार्ट, और इन माउंटेन्स में ये 3 डेजर्ट्स हैं। दूसरा जो फिजिकल फीचर है या दूसरा जो हिस्सा है वो है ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स क्या है? प्लेन्स क्या है कि हमारे इंडिया की हम बात करें तो प्लेन एरिया क्या है, जो भी हमारे रिवर्स हैं जो हिमालय से बह के आती है, उन रिवर्स की जो फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, उसकी वजह से ये प्लेन्स बने होते हैं। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका है, इसका जो बीच वाला पार्ट है, इस पार्ट में अगर कुछ हजार सालों की बात करें तो कुछ ऐसे कारण हैं, जैसे कि ये पूरा लैंड मास था जो स्नो कवर था, धीरे धीरे वो स्लो पिघलने से या उसके सब्सिक्वेंट कारणों से वो फर्टाइल सॉइल का निर्माण हुआ। सो The Great Plains lies in the middle of the continent. Deep rich soil blankets large areas of the plain in Canada and United States. और मेन चीज क्या है, जो ग्रेट प्लेन्स हैं जहाँ कनाडा का कुछ हिस्सा, जो कनाडा का सदर्न पार्ट है और यूएस का नॉर्दर्न पार्ट है, तो ये जो हिस्सा है जिसको हम ग्रेट प्लेन्स बोलते हैं सबसे उपजाऊ है, और उपजाऊ होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेन व्हीट का उत्पादन यहाँ होता है। इस वजह से इन ग्रेट प्लेन्स को हम ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इट फीड्स लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी क्वांटिटी में ग्रेन्स पैदा होते हैं, व्हीट है, इतना उगाया जाता है जिसका एक्सपोर्ट भी अमेरिका के द्वारा किया जाता है। बिफोर द ग्रीन रिवॉल्यूशन अमेरिका से बहुत सारा अनाज और ग्रेन्स इंडिया में भी इंपोर्ट होता था। सो बहुत बड़ी पॉपुलेशन की नीड है, उसको पूरा करता है ग्रेन्स की। इस वजह से हम इसको ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। इसी ग्रेट प्लेन्स में कुछ ग्रासलैंड्स हैं जिनको हम प्रेरीज के नाम से जानते हैं। सो प्रेरीज रीजन्स ऑफ द ग्रेट प्लेन्स मेक अप द लार्जेस्ट बायोम इन नॉर्थ अमेरिका। बायोम्स क्या है? बायोम्स है कि एक ऐसा हिस्सा जहां मतलब विभिन्न प्रकार के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो पाए जाते हैं, और वो एक बायोम का एक पूरा उस भूभाग की जैसी फ्लोरा एंड फौना है
उसको हम बायोम्स या उस रीजन का हम एक पर्टिकुलर विविधता को हम बायोम्स बोलते हैं। सो ग्रासलैंड, और जिनको मेनली एक चीज और ध्यान देने लायक है यहाँ, इन ग्रासलैंड को, जो ग्रासलैंड है, घास के जो मैदान है, उनको अलग अलग हिस्से में दुनिया के अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो नॉर्थ अमेरिका में हम इनको बोलते हैं प्रेरीज। तो प्रेरीज रीजन्स ऑफ ग्रेट प्लेन्स मेक अप द लार्जेस्ट बायोम इन नॉर्थ अमेरिका। सबसे ज्यादा जैव विविधता इस एरिया में पाई जाती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है, सबसे ज्यादा वीट का उत्पादन प्रोडक्शन यहाँ होता है। दूसरा, ये जो एरिया है वो डेयरी के प्रोडक्ट्स के लिए भी फेमस है, क्योंकि ये जो कारण है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत फर्टाइल सॉइल है, तो यहाँ पे जो बायोम है वो स्ट्रांग है। यहाँ पे जो फ्लोरा है वो भी बहुत अच्छी है, वनस्पति बहुत अच्छी है। उस वनस्पति की वजह से यहाँ की फौना, जो जीव जंतु है, वो भी अच्छे हैं, और इनकी वजह से यहाँ पे डेयरी, बड़े बड़े फार्म्स हैं, और दुनिया भर को डेयरी प्रोडक्ट का इस एक्सपोर्ट ये हिस्सा अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का करता है। सो ये हिस्सा दो चीजों के लिए फेमस है, एक तो एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, अगर हम मैप में देखें तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है बिल्कुल एक्सट्रीमली नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ ग्रीनलैंड है, और ये जो पूरा हिस्सा है ये कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। इफ यू कैन सी, जहाँ कर्सर घूम रहा है, तो ये कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। ये पूरा हिस्सा ज्यादातर ये आइस कैप रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। सो कैनेडियन शील्ड इज ए रेज्ड बट रिलेटिवली फ्लैट प्लेटू। ये क्या है? एक प्लेटू है, हाइट है, ऊंचा उठा हुआ है जमीन से, लेकिन फ्लैट है अगर हम और प्लेटूज से कंपेयर करें तो। इट एक्सटेंड्स ओवर ईस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न कैनेडा। ईस्टर्न पार्ट में है, सेंट्रल पार्ट में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है ये कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए रॉकी लैंडस्केप pocked by a astounding number of lakes। इस एरिया में बहुत सारी लेक्स हैं, जो इस भूभाग की संरचना है उसके कारण बहुत सारी लेक्स फॉर्म होती है। अमेरिका का जो अगला रीजन है वो ईस्टर्न रीजन हम उसको बोलते हैं, और मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पार्ट है वो ईस्टर्न रीजन है, ये भी और वेस्टर्न पार्ट की तरह माउंटेनियस है, लेकिन इस वेस्टर्न पार्ट की हम बात करें जहाँ रॉकी माउंटेन्स है, यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पीक्स हैं, माउंटेन्स हैं, लेकिन अब कंपेयर करें तो ये ईस्टर्न जो पार्ट है यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे पीक्स नहीं है, माउंटेनियस है, ये प्लेटूज है, और ये पूरा पार्ट आपके माउंटेन से घिरा हुआ है। दिस वेरिड रीजन इंक्लूड्स द एप्लाचियन माउंटेन्स एंड द एटलांटिक कोस्टल प्लेन। अभी हमने पढ़ा था कि ईस्ट पार्ट है जो नॉर्थ अमेरिका का, वो एटलांटिक ओशियन को टच करता है या बाउंड्री शेयर करता है। सो ईस्टर्न रीजन में एक तो एप्लाचियन माउंटेन्स है, दूसरा एटलांटिक कोस्टल प्लेन है। नॉर्थ अमेरिका ओल्डर माउंटेन रेंजेस, जो वेस्ट पार्ट में हमने देखा था वो कंपैरेटिवली भी नई या यंग माउंटेन रेंजेस है, और वेस्टर्न पार्ट में ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये ओल्डर हैं इन कंपेयर ऑफ वेस्टर्न पार्ट। These areas have been mined for rich deposits of coal and other minerals for hundreds of years। जो नॉर्थ अमेरिका का बीच वाला पार्ट है जो फेमस है एग्रीकल्चर के लिए, ब्रेड बास्केट बोलते हैं, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो फेमस है माइनिंग के लिए, डिपॉजिट्स के लिए, कोल डिपॉजिट्स के लिए। कोल माइन्स है इस एरिया में, और वहाँ कई सैकड़ों साल से इनकी माइनिंग की जा रही है, कोल निकाला जा रहा है। अगला रीजन है कैरेबियन रीजन।
कैरेबियन रीजन क्या है? बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के सदर्न ईस्टर्न पार्ट में हम देखें तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं। अप्रोक्सीमेटली दीज आर 7000 स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स। और जहाँ क्यूबा है और कुछ और कंट्रीज हैं, बहामास है, तो ये सारा जो पार्ट है, ये पार्ट इन आइलैंड्स का है, उसको हम कैरेबियन पार्ट के या कैरेबियन रीजन के नाम से जानते हैं। सो द कैरेबियन रीजन इंक्लूड्स मोर देन 7000 आइलैंड्स, आइलेट्स, रीफ्स एंड केस। सो ये जो सारे नाम आइलेट्स, रीफ्स, ये डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं या फिजिकल संरचनाएं हैं, जिसको हम डीप हम पढ़ें फिजिकल ज्योग्राफी में, तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो 7000 आइलैंड्स है, आइलेट्स है, रीफ्स है एंड केज है। और इस एरिया में कोरल रीफ्स भी बहुत ज्यादा हैं। कैरेबियन सी है, उसमें कोरल रीफ्स है। रीफ्स क्या होती हैं? रीफ्स एक थोड़ा उथला सा पानी के वाला भूभाग होता है, बहुत गहराई वाला भूभाग नहीं होता, जहाँ क्या है कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स पाई जाती है। और इन रॉक्स पे कुछ परजीवी टाइप में कुछ ऐसे जीव पनप जाते हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग संरचना बनाते हैं, जिसको हम कोरल रीफ बोलते हैं। सो रीफ इज ए रिज ऑफ जैग्ड रॉक, कोरल और सैंड जस्ट अबव और बिलो द सरफेस। सरफेस से ऊपर और नीचे भी हो सकता है समुद्र में। सो बहुत ही उथला सा जो भाग होता है, उसको हम, जहाँ पे ये कुछ कैल्शियम कार्बोनेट से और कुछ जीव जंतु हैं जो वो बनते हैं। मेनली इसमें बहामास, एंटागुआ एंड बारबाडोसा, क्यूबा, ये आइलैंड्स आते हैं। कोरल रीफ्स आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी एनिमल्स, कोरल्स जिनको हम बोलते हैं, दैट फॉर्म ए हार्ड शेल अराउंड देयर बॉडीज। कोरल रीफ क्या होती है? जो इसको हम हिंदी में मूंगा बोलते हैं या कोरल बोलते हैं, एक जीव होता है। तो इसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की एक हार्ड शेल बन जाती है और ये एक तरीके से रीफ का काम करती है, एक हार्ड सरफेस बन जाती है, जिसको हम कोरल रीफ बोलते हैं। और ये बहुत ही लाखों की तादाद में एक जगह इकट्ठी हो जाती है and provides a rich community for algae and plants such as the sea grass। तो इस एरिया में सी ग्रास भी पाई जाती है। सो ये 5 रीजन्स थे